नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे पावर ग्रिड के, और जिसमें कि हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं और सेकंड पार्ट हम लोगों को अभी देखना है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, 26 से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले भी बहुत सारे पेपर में पावर ग्रिड के इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। NR1 है, ER1 ER2 दोनों के पेपर अपलोडेड हैं, NR3 के पेपर है और ये NR फर्स्ट का पेपर है। तो लगभग 4 या 5 पेपर पावर ग्रिड के एग्जैक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड हैं, बहुत सारी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। और चलिए आज के पेपर हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट शुड बी द कोडिंग एंगल फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक्स फ्रॉम द फेस EMF जनरेटेड इन द फेस ऑफ 3 फेस अल्टरनेटर। तो जिस भी हार्मोनिक्स को हमें हटाना होता है उसको हम n α/2 = 90 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर जो भी हार्मोनिक्स हमें हटाना है वो है, हमें यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक्स हटाना है, तो 5 α/2 = 90 डिग्री। यहाँ से आप अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा विल बी 36 डिग्री होगा। अब यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको फुल पिच के उसमें दी हुई है। फुल पिच जो होता है दोस्तों, हमारी फुल पिच वाइंडिंग का जो एंगल होता है वो टोटल होता है, कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ आप इन चारों ऑप्शनों में फुल पिच की जगह 180 कैलकुलेट कर रख देंगे। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है थर्ड, इसमें जब आप रखेंगे 1/5 इंटू 180 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, 36 डिग्री के। तो हमारा जो फॉर्मूला से एंगल आया था वो 36 था। यहाँ फुल पिच की जगह आपको 180 डिग्री रखना है, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, उसको होगा C, 1/5 ऑफ फुल पिच। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्डेन ट्यूब इज। तो वर्डेन ट्यूब जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो इलेप्टिकल होगा। ये कुछ मैकेनिकल की भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। 80 ओम रेजिस्टेंस है, वोल्टेज दिया है, आपसे करंट पूछा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन उसका केमिकल का है, केमिस्ट्री का है, और यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। In a non-magnetic material, the graph of flux density V versus field strength H is। तो B और H के बीच में जो ग्राफ बनेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो B और H के लिए जो ग्राफ होगा वो होगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन होगा। ये इसका आंसर क्या था, C आंसर यहाँ पर सही था। इफ डेल्टा इज द लॉस एंगल ऑफ द केबल, इट्स पावर फैक्टर इज। तो पावर फैक्टर के लिए अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कोई कैपेसिटेंस है और लीकेज वाला कोई कैपेसिटेंस है, जिसमें कि R उसका रेजिस्टेंस है और यहाँ पर C आपका कैपेसिटेंस है। इसमें से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V, और इसमें से करंट जो है वो IR है और इसकी करंट जो है वो IC है। तो सबसे पहले तो आपको इसका फेजर डायग्राम बना लेना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका V वोल्टेज है, इस V के साथ ही प्रोपोर्शनली रहेगा आपका करंट जो कि है रेजिस्टेंस में, यानी IR, और इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग पर करंट होगा IC, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो करंट होता है वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। रिजल्टेंट जो करंट होगा I, वो I यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका एंगल है यहाँ पर डेल्टा, जिसे हम टेन डेल्टा जब बोलते हैं तो ये लॉस एंगल के इक्वल होता है। हमसे पूछा गया है इट्स पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। V और इस रिजल्टेंट I के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना है, जो उसका जब हम कोसाइन लेंगे तो वो हमारा पावर फैक्टर होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट का ही कोसाइन जो होता है वो आपका cos फाई होता है। यहाँ आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाले एंगल की करंट वोल्टेज के बीच की, ये होगी 90 माइनस डेल्टा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है, 90 है,
और इन वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल यहाँ निकल कर कितना आया 90 माइनस डेल्टा। तो पावर फैक्टर जो होगा यहाँ पर cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 90 माइनस डेल्टा, और जो कि इक्वल होगा साइन डेल्टा के। तो ये इसका सही आंसर है साइन डेल्टा। इसका पहला पार्ट दोस्तों मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। IS कोड 304396 के अकॉर्डिंग इस्पात से बना जो मतलब हम पाइप अर्थिंग, यदि अर्थिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आते रहते हैं, इसका एक वीडियो अर्थिंग कैसे करें, कौन कौन सी टाइप की अर्थिंग है, अभी 4 या 5 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ से आप अर्थिंग का सेशन देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किए थे, वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ था कि यदि आप पाइप अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं तो पाइप अर्थिंग में इनर डायामीटर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 38 mm का डायामीटर होना चाहिए। ये GI पाइप होता है ना। तो और एक और जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बताया था वो था कॉपर की प्लेट का डायमेंशन। यदि आप प्लेट अर्थिंग करते हैं तो उसमें रहेगा वो उसकी डायामीटर में थिकनेस जो रहती है, सॉरी प्लेट की जो थिकनेस रहती है वो कॉपर के लिए अलग होगी और GI प्लेट के लिए उसकी थिकनेस अलग होगी। यदि आप वहाँ कॉपर प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी थिकनेस जो होगी वो लगभग 3.15 के mm के इक्वल होती है, और जब GI पाइप इस्तेमाल करते हैं तो वो 6 mm के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है टू मटेरियल A and B हैव रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.004 and 0.0004 degree per degree centigrade respectively at a given temperature. In what proportion should A and B be joined in series to produce circuit having temperature coefficient of 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड? यानी कोई दो मटेरियल आपको दिए हुए हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है, और इन दोनों मटेरियल को आपने सीरीज में जोड़ दिया है। तो अब आपसे बोलना है कि जब इनको ज्वाइंट कर दिया तो कितने प्रोपोर्शन में इन दोनों को मिलाया गया है कि जिससे कि रिजल्टेंट जो आपका अल्फा बना है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो है 0.001। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, या तो आप इसको डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो ज़्यादा सही होगा। दो मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का मटेरियल का रेजिस्टेंस R2 है, इन दोनों को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है L इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब दोस्तों यहाँ R1 और R2 का आप रेशियो निकाल लेंगे तो आपको जितना इनका रेजिस्टेंस में रेशियो होगा उतना ही इनकी क्वांटिटी को यहाँ पर मिलाया गया होगा। तो अब आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, L इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, तो हाँ इसको दिया हुआ है, ये है 0.001। अल्फा 1 आपको दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है भाई साहब 0.004। अल्फा 2 भी दिया है क्या, तो 0.004 आपको अल्फा 2 भी दिया हुआ है। अब तीनों आपको दिए हुए हैं और यहाँ से आपको R1 और R2 कैलकुलेट करना है, जो कि हमने फॉर्मूला बताया है। तो जब R1 बाई R2 करेंगे आप तो इनका रेशियो होगा 1/5 निकल कर आएगा, या R2 बाई R1 कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं आप। तो इनका जो रेशियो आएगा वो होगा 1/5 आएगा या 5/1 आएगा। तो इन दोनों का ही कोई, क्योंकि किसी को भी हम फर्स्ट या सेकंड नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ आपका जो रेशियो आएगा वो 1/5 निकल कर आएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा 4। फॉर्मूला एक बार और मैं बता देता हूँ, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये रेशियो है सिंपल R1 बाई R2 का। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन दी हुई है, मीन्स द क्रीज्ड वैल्यू ऑफ, तो ये जब इस फॉर्म में आपको
ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन दी हुई होती है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म इंडिकेट करता है वो क्रीस्ट फैक्टर इसका इंडिकेट करता है, क्रीस्ट वैल्यू। फिर इसकी जो 1 है यहाँ पर राइज टाइम है, और फॉल टाइम आपका 50 माइक्रो सेकेंड यहाँ पर दिया होता है। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर कितना होगा, ए होगा। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट में इस टाइप की वेव साइनोसॉइडल वेव दी, फुल वेव में आपको इस टाइप से ही मिल रही है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो इनपुट में यदि फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो आपकी आउटपुट में कितनी होगी, 200 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ेगी फुल ब्रिज रेक्टिफायर में। Which of the following statement is true in case of HVDC सिस्टम? HVDC सिस्टम में क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो HVDC सिस्टम में सबसे पहले आपका स्किन इफेक्ट होगा क्या? स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट किसके केस में होता है, एसी के केस में ही होता है। कोरोना इफेक्ट भी नहीं होगा, स्किन इफेक्ट भी नहीं होगी, कोई चार्जिंग करंट भी नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग करंट कैपेसिटेंस नेचर के कारण आता था, जो कि हमारी एसी लाइनों में था। लेकिन डीसी के केस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो चार्जिंग और ना ही कैपेसिटिंग दोनों यहाँ पर इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन एचवीडीसी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, कि दोस्तों जब हमने यहाँ से एसी दी, इसको हमने डीसी में ले गए और यहाँ से फिर कन्वर्टर लगाना पड़ा, जिससे कि हम डीसी टू एसी में कन्वर्ट करें। तो डीसी टू एसी फिर कन्वर्ट किए, तो ये जो 2 कन्वर्टर हमने इस्तेमाल किए हैं, इन कन्वर्टरों का मेंटेनेंस और इनका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम एचवीडीसी को इतना व्यापक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष बस की वोल्टता को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये हिंदी के कारण थोड़ा सा मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, VT दिया हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन ऑफ साइनसोइडल वोल्टेज फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम जो इक्वेशन है इसकी VM cos थीटा, तो यहाँ VM कितना दिया हुआ है, 12 है, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 12 ही हो जाएगी। स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल जो दी हुई है वो यदि इस फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो उसके स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड जो होंगे वो कितने होंगे। तो ये जो अपर साइड में इसमें इंडिकेटेड है वो स्ट्रैंड होता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हैं। और दोस्तों इसमें से 3-4 क्वेश्चन कैसे आते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड के ऊपर, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3x² माइनस 3x प्लस 1। DMRC के पेपर में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और यहाँ x जो होती है वो होती है नंबर ऑफ लेयर। नंबर ऑफ लेयर किसकी होती है दोस्तों यहाँ पर, तो जब स्ट्रैंड करते हैं आप छोटे छोटे कंडक्टरों को, तब मान लीजिए एक बार उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मोड़ के रखा है, तो अगली जो इसके ऊपर लेयर आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी उसमें कई लेयर बनाते हैं हम। तो नंबर ऑफ लेयर जो x था हमारा, वो नंबर ऑफ लेयर है यहाँ पर। तो यदि आपको किसी केबल में, किसी स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपको नंबर ऑफ जो छोटे छोटे आपने कंडक्टर इस्तेमाल किए हैं, जिनको मोड़ के ये बड़ा कंडक्टर आपने बनाया है, तो ऐसे कितने कंडक्टर उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, तो वो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन थी 3x² माइनस 3x प्लस 1। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि यदि बड़ा जो डायमीटर है, सॉरी टोटल इन स्ट्रैंड को मिलाकर, ऐसे छोटे छोटे जो हमने स्ट्रैंड इस्तेमाल किए हैं, इनको बढ़ाकर हमने छोटे छोटे जो कंडक्टर थे कम डायमीटर के, इनको मिला के हमने बड़ा डायमीटर का जो कंडक्टर बनाया हुआ है, उसका डायमीटर कितना होगा। तो ये होता है दोस्तों 2x माइनस 1 इंटू स्मॉल डायमीटर। यहाँ x आपकी लेयर है, तो इससे आप उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमाइन, ये 2 क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 3। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टर मटेरियल और आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में और
कंडक्टर का मटेरियल, इनका जो रेशियो रहता है वो इक्वल टू 1-1/A। ए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो है। और यहाँ आप देखेंगे कि ए जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है आपको, तो इसका सही आंसर कितना होगा, 1-1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों एक या दो क्वेश्चन इसमें जो छोटे हैं कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, और एसएससी के एग्जामों में आप देखेंगे और पावर ग्रिड में 2 या 3 क्वेश्चन कुछ मैकेनिकल से रखते हैं, और 2-3 कुछ 4 क्वेश्चन कुछ केमिस्ट्री से भी आते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। क्रिस्टल डायोड किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्रिस्टल डायोड को हम रेक्टिफायर में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक 10 एम्पियर का सोर्स है, 15 एम्पियर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से इसमें शायद कनेक्टेड हैं, 10 एम्पियर 15 एम्पियर, और इसके ही पैरेलल में एक करंट सोर्स शायद लगा हुआ है। यहाँ आपसे करंट पूछी हुई है इसमें, तो ये करंट आप इसमें निकाल सकते हैं, करंट डिवीजन का रूल लगा लीजिए। तो आपका सही आंसर होगा 2.7 एम्पियर। अगला है कोई 4 मैश का नेटवर्क दिया है, उसका ड्यूल नेटवर्क हम बना रहे हैं, तो हमें नोड इसमें कितने चाहिए रहेंगे, तो ये n प्लस जितने मैश हैं उससे एक ज़्यादा ही इसमें चाहिए रहता है, उतने नोड हमें चाहिए रहते हैं। तो 2 मैश बनेंगे जब 3 नोड रहते हैं, है ना, सॉरी, जब जितने भी मैश रहेंगे उसमें उससे एक प्लस ही रहेगा आपका नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ मान लीजिए यदि आपको 4 मैश का कोई ड्यूल बनाना है इसका, तो जब ड्यूल बनाएंगे इसका तो इसमें नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो 5 होंगे, इससे एक ज़्यादा ही होता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इज 50। एक ग्राफ थ्योरी का दोस्तों मैं एक लेक्चर क्रिएट जरूर करूँगी, क्योंकि आज भी आप 2-3 क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं, और जो कल मैंने एसएससी का पेपर डिस्कस किया था इसी साल का, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली कल के में लूप पूछा गया था कि लूप के लिए क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यदि आपको ब्रांच और नोड दिए हुए थे। The frequency of sinusoidal signal is 50 Hz. What will be the period of the signal? तो फ्रिक्वेंसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो आपका टाइम पीरियड होता है। एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, ये आपका टाइम होता है। तो ये आपका कितना निकल कर गया, 1/50, ये होगा 20 मिली सेकेंड। SI यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की यूनिट जो होती है वो हेनरी पर मीटर होती है। ISI के अनुसार एक इमारत में रसोई घर के लिए आवश्यक प्रकाश का स्तर, तो यहाँ जब रसोई के लिए लगभग कितने प्रकाश की आवश्यकता, तो कितनी लाइट की, कितनी एल्यूमिनेशन लेवल की हमें आवश्यकता है, तो वो होती है 200 लक्स। लक्स होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक कोई इंडक्शन मोटर दी हुई है, आपको इसमें कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूँ। एक इंडक्शन मोटर दी हुई है जो कि फुल लोड पर काम कर रही है, उसकी रोटर की जो स्पीड है वो 950 RPM दी हुई है जब फुल लोड पर काम कर रही है। 6 पोल है, 50 हर्ट्ज है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना। तो अब आपसे पूछा है कि यदि ये हाफ लोड पर काम करेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी ये फुल स्लिप पर काम कर रही थी फुल लोड में, और जब हाफ लोड पर काम करती है तो फुल लोड पर जो स्लिप थी उसकी स्लिप इसमें हाफ हो जाती है, तो हाफ स्लिप पर जो स्पीड होगी वही उसकी हाफ लोड पर उसकी स्पीड होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम नॉर्मल जब फुल स्पीड पर है तब इसकी स्लिप क्या है, तो वो है NS माइनस NR। तो NS यहाँ पर निकालेंगे तो 120, F आपकी 50 है फ्रिक्वेंसी, पोल कितने हैं 6 हैं, तो ये 1000 हो जाएगी। 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपकी 50 डिवाइडेड बाय 1000 आपकी स्लिप आ गई यहाँ से।
ये स्लिप आधी हो जाएगी जब हम हाफ लोड पर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये स्लिप को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.05 5% स्लिप के इक्वल हो जाएगी, है ना। स्लिप है आपकी 0.05 या 5%। अब यदि आपने इसको हाफ लोड पर चलाया तो आपकी स्लिप जो होगी वो 5% की आधी हो जाएगी, यानी कितनी स्लिप हो जाएगी अब, ये होगी 2.5% स्लिप। यानी ये कितने हो जाएगी स्लिप आपको दी हुई है अब नए केस में, वो है 0.025, है ना। अब आपकी स्लिप आपको मालूम चल गई जो कि फुल लोड की आधी स्लिप है। अब आपको निकालना है यहाँ पर रोटर की स्पीड, तो यहाँ एस आपको एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस इक्वल टू स्लिप। स्लिप आप कौन सी रखेंगे, 0.025। एन एस आपको दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, एन आर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो अब आप कैसे करेंगे, तो होगा 0.025 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस एन आर डिवाइडेड बाय 1000, तो एन आर जो निकल कर आएगा वो होगा 975। केवल हाफ लोड में आपकी स्लिप आधी हो जाएगी फुल लोड की, ना कि आपको स्पीड नहीं उसमें आधी करनी है ना। तो बहुत सारे लोग स्पीड भी आधी कर देते हैं कि आपका मान लीजिए लोड फुल लोड में तो 950 चल रही है, तो हाफ लोड में तो इससे ज़्यादा ही चलेगी, तो ज़्यादा चलेगी तो 1000 ना कर दें आप उसको, क्योंकि मैक्सिमम 1000 ही होगी। स्टेटर की फ्रिक्वेंसी या स्टेटर की स्पीड से तो ज़्यादा रोटेट हो नहीं जाएगा आपका रोटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस। तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे पहले करते हैं हम हार्मोनिक्स जो रहता है उसको हटाने के लिए करते हैं। और इसमें आप देखते हैं पिच कम होने जाने के कारण आपकी बाइंडिंग का अमाउंट, कॉपर का अमाउंट कम हो जाता है। आप पहले जो आपकी बाइंडिंग थी वो इस टाइप से थी, है ना। ये 180 जब फुल पिच आप इस्तेमाल कर रहे थे, ये इसका एंगल कितना था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल था। लेकिन आपने हाफ यहाँ पर इस्तेमाल की, जब आपने शॉर्ट पिच इस्तेमाल की, यानी जो एंगल आपका यहाँ से था आपका, उसको आप न्यू कंडीशन में आप यहाँ से ले आए, यानी आपने इतना इसको शॉर्ट पिच किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि इसका मटेरियल जो है वो कम लगा हमें पहले की कंपैरिजन में। तो यहाँ देखेंगे कि शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग में आपने क्या किया, अमाउंट ऑफ कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कॉपर का अमाउंट कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ मशीन भी कम हो जाएगा। लेकिन साइज ऑफ मशीन कम होगी, ये ऐसा यहाँ पर सही नहीं है कि साइज इसकी छोटी हो जाए। साइज तो वही है, कंडक्टर की हमने पिच करी है, कंडक्टर की बाइंडिंग को हमने शॉर्ट किया है ना। तो बाइंडिंग का मटेरियल कम हुआ है, ना कि साइज कम हुई है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, रिड्यूस करते हैं, लेकिन इसके मशीन की साइज कम नहीं होती है फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग से। अगला क्वेश्चन है, इफ द कलेक्टर करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर to 3 एम्पियर इन अ ट्रांजिस्टर व्हेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 10 वोल्ट, व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर होगा ये डेल्टा आई सी चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो इसके डिफरेंस के रेशियो में ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, आर आप यहाँ से निकालेंगे तो डिफरेंस आपका करंट में कितना है, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय यहाँ पर वी अपॉन डेल आई यहाँ पर फॉर्मूला होगा। तो डेल वी आपका कितना है, 2 से 8 वोल्ट यानी 8 वोल्ट, और 2 से 3 एम्पियर, डिफरेंस कितना हुआ, 1 मिली एम्पियर। तो आपका जो रेजिस्टेंस आंसर आ जाएगा वो होगा 8 किलो ओम के इक्वल। सही आंसर कितना होगा, 8 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स पीएन जंक्शन। तो जब पीएन जंक्शन आपका रिवर्स कंडीशन में रहेगा
तो आपका क्या उसमें दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले रिवर्स कंडीशन में एक तो वो ओपन जैसे बिहेव करता है ना। तो आपका जब सर्किट ओपन है तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, उसमें से करंट नहीं होगी, और उसमें जो डिप्लेशन जो रीजन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ना कि नैरो डिप्लेशन रीजन होगा। बहुत सारी डिप्लेशन होगी यहाँ पर, नैरो डिप्लेशन नहीं होगा, वाइड डिप्लेशन होगा यहाँ पर। तो अब इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो इसमें लार्ज करंट होगी क्या, नहीं होगी, ऑलमोस्ट नो करंट होगी यहाँ पर, है ना। वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी नैरो डिप्लेशन रीजन, ये सभी पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन दोस्तों। इसके अगला पार्ट और मैं अपलोड करूंगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तीसरे पार्ट में लगभग में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और भी कोई आपके पास पेपर है जिसको कि आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो मेरी आईडी पर आप उसको सेंड कर सकते हैं। मेरी आईडी आप नोट कर सकते हैं, वो है अभी 941573@gmail.com। अभी 941573@gmail.com। इस पर आप कोई भी पेपर हो आपके पास उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी कोई आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। थैंक यू।